नमस्कार साथियों, मैं संजना मैम प्रयाग नगरी में आपका ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पर मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आपके साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं सीआरपीसी की यानी दंड प्रक्रिया संहिता और एक्ट नंबर 2। जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोग इस कोरोना काल में भी अपने घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ हमारे चैनल पे भी आप इस तरीके से बने हुए हैं कि आपको भी लग रहा है कि हम साथ साथ तैयारी करें और आपको नई नई चीज़ें मिल रही हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाया, हमने आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ाया और अब हम चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा सीआरपीसी का भी एक इंट्रो दे दिया जाए जिससे आपका एक और नया एक्ट स्टार्ट हो जाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि साथियों थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और ये एक समय जो ऐसा है कि इसमें सभी परेशान हैं, आप भी हैं, हम सभी हैं, लेकिन ज्ञान की नगरी जो होती है उसका कोई काम ख़त्म नहीं होता है। ज्ञान की नगरी में आप आएंगे, पढ़ेंगे और हमारे YouTube चैनल पर आप बने रहेंगे और इसको जो है आप साथ साथ इस कोरोना काल में भी आप घर पे रह के सुरक्षित रह के इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। तो बात ये है कि हम सीआरपीसी जो पढ़ना चाहते हैं कि हमको इसको शुरू कैसे करना चाहिए। सारे एक्ट तो आप लोग पढ़ ही लेते हैं और भी जो सेक्शन है उनको भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता एक ऐसा विषय है जिसको आप तैयार तो कर रहे हैं लेकिन आप कुछ समय के बाद बोर होने लगते हैं और आप किताब को हटा देते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करिए, आप हमारे साथ साथ इस YouTube चैनल पर बने रहने के साथ साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि हमारा जो विषय है दंड प्रक्रिया संहिता एक ऐसा विषय है कि चाहे आप एपीओ की परीक्षा देने जा रहे हों, चाहे जुडिशरी की जा रहे हों, चाहे आप एडवोकेसी करना चाहते हो, इस क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता अपना ही एक लाजवाब तरीका है। बस हमको पढ़ने के साथ साथ कुछ चीज़ों पे मंथन करने की आवश्यकता होती है कि हम इसको कैसे पढ़ें, क्योंकि पूरी धाराएं रटना, तैयार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो साथियों आज हमारा जो विषय दंड प्रक्रिया संहिता को लेकर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 में आपको आज मैं इतनी आसानी से तैयार कराऊंगी एक कहानी के माध्यम से और आपका परिभाषा खंड भी तैयार हो जाएगा। तो इस एक्ट के पढ़ने के लिए आपके पास एक बेयर एक्ट होना चाहिए। किताबों से थोड़ा दूरी बना के रखें लेकिन बेयर एक्ट करीब रखें, क्योंकि जितने भी चाहे लोअर जुडिशरी हो, चाहे हायर जुडिशरी हो, या आप किसी भी ऑल इंडिया स्टेट का जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हों, सबके लिए आपका सीआरपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आपको वो समझ में आना चाहिए और उसमें से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है ये आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन एक तो होता है सेक्शन वाइज, समझिएगा दोस्तों कि एक जो है क्वेश्चन होता है सेक्शन वाइज और एक क्वेश्चन होता है आपका डेफिनेशन क्लॉज से। तो एक धाराओं से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, दूसरा आपका डेफिनेशन से पूछा जा रहा है और तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है क्लॉज से। तो आप एक कहानी के माध्यम से समझिएगा, मेरी बात को ध्यान दीजिए और समझिए कि हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले आप ये जानिए कि क्वेश्चन बनने का तरीका क्या होता है। तो क्वेश्चन बनने का तरीका होता है 2 टाइप में। तो पहले टाइप में हम देखेंगे पहले जो क्वेश्चन बन रहा है वो डेफिनेशन क्लॉज से आपका सीधा सीधा धारा से क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन बन रहा है वो आपका इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है वो आपको समझ में आना चाहिए। और तीसरा जो आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्लॉज 1, 2, 3 से बन रहा है। तो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि हमारे साथ हमारा परिभाषा खंड भी तैयार होना चाहिए, हमारा सेक्शन भी तैयार होना चाहिए और उसके साथ साथ हमें क्लॉज 1, 2, 3 में क्या बन रहा है ये भी आना चाहिए। तो साथियों एक बात और आपको बताऊं कि जो भी आप पढ़ेंगे तो पहले तो अपने दिमाग में एक कॉन्शियस कर लीजिए कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमें उसको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से इम्पोर्टेंट बनते हैं और किसको तैयार करना है। तो YouTube चैनल पे बने रहिए इसके साथ साथ, लेकिन हमारे पेड ग्रुप भी ज्वाइन होने लगे हैं। और देखिए आज है, जैसे कि मान के चलिए कि जो भी डेट इनिशिएंट आ रही है
तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें एक पेड ग्रुप ज्वाइन होने वाला है और आप लोग इस चैनल पे बने रहने के साथ साथ आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और एक क्लास का भी आपको पता चलने लगेगा कि हमारा नया सब्जेक्ट कब से स्टार्ट हो रहा है। तो जो है पेड ग्रुप ज्वाइन होने के बाद कुछ क्लासेस हमारी चल चुकी हैं और आप लोग एडमिशन लेकर उसमें तैयारी करते रहिए और इस कोरोना काल में भी आप जो है तैयार रहने के साथ साथ घर में बैठकर भी सुरक्षित तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता का चैप्टर नंबर 1 सेक्शन नंबर 1 से लेकर 5 तक। तो आप समझिएगा सेक्शन नंबर 1 से 5 तक जो जाता है सेक्शन, तो उसमें सबसे पहले बात आती है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। तो आप इसमें बताएंगे, सबसे पहला आपका क्वेश्चन बन गया है कि ये 1 अप्रैल 1974 को ये इन्फोर्स हो गई और सीआरपीसी अपने प्रवर्तन में आ गई है। फिर आप बताएंगे इसमें 3 बातें और हमें स्पेसिफिक रूप से ध्यान रखनी है। इसका सेक्शन नंबर जो है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 जो दिया हुआ है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे कि चैप्टर नंबर 8, 11 और 10 ये हमको कैसे पढ़ना है, ये नागालैंड जनजाति क्षेत्र पर लागू होता है कि नहीं होता है। तो इसका छोटा सा एक उदाहरण हम आपको देंगे कि चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 और 11 की बात हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके कुछ पार्ट यानी कि ये सीआरपीसी वहाँ पर पूरी लागू नहीं होती है, उसका चैप्टर नंबर 8, 10 और 11 जो पार्ट दिया गया है नागालैंड जनजाति क्षेत्र पर केवल यही पार्ट लागू होता है सीआरपीसी का, और कोई पार्ट लागू नहीं होता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें हम देखते हैं डेफिनेशन क्लॉज। तो आप जानते ही हैं कि चाहे आप कहानी ले लीजिए, चाहे आप कोई अपराध की कहानी ले लीजिए, हर किसी के पीछे एक प्रक्रिया में एक स्टोरी छुपी होती है। आप जानते हैं कि कोई भी स्टोरी होगी तो उसमें आप समझ लीजिएगा कोई भी अपराध हो रहा है तो यानी कोई अपराध करने वाला भी तो हो, या अपराध जो कर रहा है तो किस वजह से किया है, क्या उसकी पहले से दुश्मनी चली आ रही थी, क्या उसने सडन प्रोवोकेशन में काम किया है, क्या वो ऐसा जानता था कि इसको मारने से मुझे क्या लाभ मिलेगा, तो क्या बेनिफिट्स हो रहे थे। तो मतलब कहने का है कि कोई भी कहानी एक ऐसी माध्यम से छुपी होती है जिसको समझने के लिए पता होना चाहिए कि इसका तरीका क्या है, क्यों ये कहानी बनी है। तो यानी कि अब हमें पढ़ने का तरीका जानना है कि हमें इसको सीखना कैसे है, समझना कैसे है। तो जान लीजिए कि सबसे पहले हम देखेंगे कि परिभाषा खंड में बेलेबल एलेबल यानी कि बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, फिर हम देख लेंगे वी में चार्ज, 2C में हम कॉग्निजेबल ऑफेंस और इसी के साथ हम L पढ़ लेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और इसमें D में देख लेंगे हम परिवाद, G में देख लेंगे इंक्वायरी, H में इन्वेस्टिगेशन, I में हम देख लेंगे, L में देख लेंगे, N में देख लेंगे ऑफेंस, P में प्लीडर और P में देख लेंगे हम यानी कि और R देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ के चलना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको कहा जाता है, और R देख लेंगे हम यानी पुलिस रिपोर्ट, और इसके साथ हम 173 द्वारा की गई पुलिस द्वारा की गई रिपोर्ट, और उसके साथ हम देख लेंगे W में यानी कि समन केसेस, WA में देख लेंगे हम विक्टिम, और X में देख लेंगे हम वारंट केसेस। तो मेरे साथ साथ आप ये भी जान रहे होंगे कि इतना पढ़ने के बाद भी हम लोगों को एक तरीके से ऐसी तरीके से गुजरना पड़ता है कि कमाओ पढ़ो, लेकिन आप ये भी जान रहे हैं कि बहुत से स्टूडेंट की कंडीशन बहुत ख़राब होती है, वो तैयारी ठीक से नहीं कर पाते, इसलिए क्या होता है कि बीच में ही उनकी तैयारी का स्तर छूट जाता है। तो बहुत कम फीस में ये पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोगों से हम कहेंगे कोई ज़्यादा फीस नहीं है, और आप ये समझिएगा कि इस पेड ग्रुप को आप ज्वाइन करने के बाद आपको लगेगा कि हम कोई भी एक्ट हमसे बाहर नहीं है। समझिएगा साथियों, कोई भी एक्ट हमसे बाहर नहीं है। लॉ पढ़ाना नहीं है, लॉ सीखने के साथ साथ आपको उसका प्रैक्टिकल भी करना है। और दंड प्रक्रिया संहिता एक ऐसा विषय है कि ये प्रैक्टिकली होता है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल आप करते रहेंगे आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो जो हम पढ़ रहे हैं यानी कि
जितने भी हम सेक्शन पढ़ेंगे सीआरपीसी में, अभी तो केवल मैं चैप्टर नंबर 1 आपके साथ लेके आई हूँ, लेकिन हम इसका चैप्टर नंबर 2, 3, 4 हम सारे इसके चैप्टर देखेंगे, सब डिवाइडेशन करके पढ़ेंगे और साथ साथ में एक नज़र में आपको सीआरपीसी का एक मेथड बना के दिखा दूंगी कि सीआरपीसी को किस चैप्टर से किस सेक्शन में कहाँ तक आपको पढ़ना है और किस सेक्शन से किस चैप्टर में आपको जाना है, और इसके साथ साथ आपको और भी लॉज हैं उसको वो कैसे कवर करना है। तो देखेंगे हम। तो आपको याद करने का तरीका होना चाहिए कि हमें याद कैसे करना है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि सीआरपीसी को रटना नहीं है, केवल समझ के आपको उसको डिस्कशन करना है और आप उसको साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो आप ये समझिएगा कि इस ज्ञान की नगरी में आपको जो है प्रयाग नगरी में ही आपको सारा जितना भी आपके एक्ट है लॉ से रिलेटेड वो आपको सब पढ़ाया जाएगा। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए आप जहाँ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको उस वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारा सतत प्रयास रहेगा कि आप एक अच्छी दिशा में वहाँ पहुँच सकें। तो मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि इस चैनल पे बने रहने के साथ साथ अब हम देखते हैं आपके साथ फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं 2A में बेलेबल ऑफेंस और इसी के साथ नॉन बेलेबल ऑफेंस भी आ जाता है। 2B में हम देख लेते हैं चार्ज। तो जब हम 2B में चार्ज देखते हैं तो आप समझिएगा, इसको हम पढ़ लेते हैं सेक्शन नंबर 211 के साथ। तो कंटेंट्स ऑफ चार्ज, तो चार्ज का मतलब क्या होता है, कंटेंट्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज बनाना किसका काम है, मजिस्ट्रेट का काम है। तो मजिस्ट्रेट नहीं, इसको हम कहेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब हम दो बातें यहाँ भी आपको बताने वाले हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट, पहले इसको समझ लेते हैं। तो हम 2A में देखेंगे बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। और बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस देखेंगे हम जो शेड्यूल नंबर 1 में जिसको बेल ग्रांट कर दी गई है, जिसको बेल ग्रांट नहीं की है। इसके साथ हम पढ़ लेंगे चैप्टर नंबर यानी कि 33। तो जब हम 33 देखेंगे तो सेक्शन नंबर 436 आप देखेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा कि बेलेबल और नॉन बेलेबल फर्स्ट शेड्यूल के साथ हमको पढ़ना है, प्रथम अनुसूची के साथ। जो आपका एक चीज़ आप देखेंगे जो आपको मिलेगा लास्ट में, जब आप सीआरपीसी का पार्ट देखेंगे तो उसमें आपको अनुसूची नंबर 1 और अनुसूची नंबर 2 मिलेगा। तो जानिएगा अनुसूची शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2 में हम क्या देखेंगे, शेड्यूल नंबर 1 में हम देखेंगे कि ये बेलेबल नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल कौन से अपराध का संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है और इसकी कितनी सजा होगी, आईपीसी का कौन सा सेक्शन होगा। तो इसमें आप 6 क्लॉज देख लेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात का। क्लॉज नंबर 1, 2, 3, देन 4, 5 और 6, इसमें आपको 6 क्लॉज मिलेंगे जिसमें आपको बताया गया है कि बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन। ध्यान से सुनिए मेरी बात को क्योंकि आपको ये सब चीज़ें पढ़ना है। तो देखिएगा आप इसमें कि इसमें आप देखेंगे बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में। तो आप इसमें एक शेड्यूल देख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसमें आप देख लेंगे आईपीसी की वो धारा जिसमें पनिशमेंट हुआ है, ठीक है, वो अपराध जो कि गठित हुआ है। तो आप देखेंगे शेड्यूल नंबर 1 में आईपीसी की वो धारा, वो अपराध, और उसके साथ देखेंगे कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, कितना पनिशमेंट दिया गया है और इसको कौन सा मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के लिए, इसका कौन सा मजिस्ट्रेट ट्रायल करने के लिए एम्पावर्ड है। तो आपको 6 कॉलम मिल जाएगा, ये आपका बन जाएगा शेड्यूल नंबर 1। फिर आप देखेंगे शेड्यूल नंबर 2 में, इसमें आपको मिल जाएंगे कि समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट, चार्ज, जितने भी फॉर्म ऑफ समन हैं, फॉर्म ऑफ वारंट हैं, प्रोक्लेमेशन है, देन अटैचमेंट है, या आपको ये भी मिलेगा इसमें कि चार्ज का जो बनाया हुआ है वो चार्ज कैसे बनेगा, किस में बनेगा। तो फॉर्म ऑफ समन, तो जितने भी फॉर्म मुचलका हो रहा है या प्रॉपर्टी को सीज की जा रही है तो उसके लिए भी बंद पत्र भरवाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, ये आपको शेड्यूल नंबर 2 में मिलेंगी। तो पहले आप शेड्यूल नंबर 1 देख लीजिएगा, 2 देख लीजिएगा। तो 1 में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी कि अगर बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस हो रहा है, कॉग्निजेबल हो रहा है, नॉन कॉग्निजेबल हो रहा है, तो ये कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है और इसका
इसको चार्ज बनाने का काम तो कोई भी बना सकता है, मजिस्ट्रेट बना सकता है, लेकिन आप जब देखेंगे इसका जो संज्ञान लिया जा रहा है, इसको पनिशमेंट देने की किस मजिस्ट्रेट को पावर है, तो सबसे बात आती है कि मजिस्ट्रेट की पावर क्या होगी। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि सीआरपीसी को कैसे पढ़ना है, तो आज मैं आपको इतनी आसानी से बता रही हूँ कि सीआरपीसी पढ़ने का तरीका क्या होता है और आप इसको कैसे कैसे तैयार करेंगे। तो जब बात आती है शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर आप 2 देख लेंगे, फिर आप देख लीजिए या देख लीजिए नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हम करते हैं, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध की हम बात करेंगे, तो इसके साथ हम पढ़ लेंगे 2L, समझिएगा। तो 2L हम बात कर लेंगे यहाँ पे, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो अगर संज्ञेय अपराध की हम बात करते हैं तो संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें 2 वर्ष से ऊपर की सजा और मृत्युदंड आजीवन कारावास इसमें दिया जाता है, यानी कि वो कौन से ऑफेंस होंगे, एज ए हीनियस क्राइम होंगे, संज्ञेय अपराध होंगे। तो सीधी भरी भाषा में हम देखेंगे संज्ञेय अपराध से विपरीत कौन सा है, जिसमें क्या हो रहा है, 2 वर्ष से जितने भी ऊपर के सजा जिसमें अपराधों में दी जा रही है, और यानी कि ये मृत्युदंड आजीवन कारावास और एक्सीडेंट 2 ईयर से ऊपर की सजा दी जा रही है, तो वो कौन से ऑफेंस होंगे, कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध। और हमेशा दोस्तों इस बात के लिए ध्यान रखिएगा कि संज्ञेय अपराध में ही एफआईआर लिखी जाती है, असंज्ञेय अपराध में एफआईआर नहीं लिखी जाती है। तो इसी के साथ हम पढ़ लेंगे 2L यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो नॉन कॉग्निजेबल में आप सीधे जान लेंगे कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस हो रहे हैं जिसमें इनसे नीचे की सजा है, यानी 2 वर्ष से नीचे की जो भी सजा हो रही है, पनिशमेंट दिया जा रहा है, वो यानी कि असंज्ञेय अपराध हो जाएंगे। अब उसके बाद आता है कंप्लेंट यानी कि 2D। तो कंप्लेंट को हम बात करते हैं, कंप्लेंट जो है मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यहाँ पे अभी हम 2 बात आपको और समझाएंगे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट दी जा रही है और इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 200 के साथ सीआरपीसी। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हम कंप्लेंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ लेंगे 2G इंक्वायरी यानी जाँच। तो जांच या तो न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा या कोर्ट करेगा, दोनों में से बात आती है कि जांच होती है मजिस्ट्रेट द्वारा या जो है किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा या न्यायिक कार्यवाही के क्रम में की जा रही है। और H में तो अच्छी बात है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन आप जान ही रहे हैं कि कोई पुलिस अधिकारी द्वारा ही इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की यहाँ जरूरत पड़ती है और ये पुलिस का काम होता है। फिर आता है 2W, फिर आता है आपका यानी कि 2I, मैं आई, यानी क्या आई, जुडिशियल प्रोसीडिंग आई, मैं आई, यानी आई का मतलब मैं आई, जुडिशियल प्रोसीडिंग हो जाती है। फिर आपका L आप पढ़ चुके हैं। फिर आता है N में बात आ जाती है क्या, इसका मतलब ऑफेंसेस। 2N में ऑफेंस अपराध कैसे हो रहा है, तो इसके साथ हम पढ़ लेंगे सेक्शन नंबर 40 IPC। तो अपराध की परिभाषा, अपराध को ऐसे मान लीजिए कोई भी ऑफेंस हो रहा है तो एक्ट और ओमिशन। तो जब हम बात करते हैं एक्ट और ओमिशन की, तो इसका मतलब ये अपराध की श्रेणी में आ जाता है एक्ट और ओमिशन। तो अपराध की बात कहें तो कई सारे अपराध होते हैं। तो जो चार्ज बनाया जा रहा है, जो चार्ज बनाया जा रहा है, तो किसी अभियुक्त के लिए कब बनाया जा रहा है कि उसने कौन सा अपराध किया है। रॉन्गफुल एक्ट यानी रॉन्गफुल, जब गलत तरीके से कोई कार्य किया जा रहा है तो एक्ट और ओमिशन की बात आ जाती है। और ये बात आती है यहाँ पे, यानी कि जब उसने कोई ऑफेंस किया है, तो एक होता है पनिशमेंट और एक होता है सेंटेंस। तो जब हम बात करते हैं पनिशमेंट और सेंटेंस, तो देखा जाएगा जब हम आगे पढ़ेंगे दंड न्यायालयों का गठन, तो दंड देना किसका काम है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम है। तो यहाँ पे भी 2 बातें आती हैं कि दंड जब दिया जाएगा तो सबसे पहले आता है सेंटेंस, सेंटेंस ग्रांट करना। जब वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है, यानी जो अपराध हुआ है, जब सारे सबूतों से, एविडेंस से पता चल जाता है कि इसका ये अपराध सिद्ध हो गया है, जब एविडेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसके लिए कोई सेंटेंस दिया जाए, कोई पनिशमेंट दिया जाए, तो जब तक वो सेंटेंस दे रहा है, तो यानी कि उसको सुन रहा है
और जब वो अपराध सिद्ध हो जाता है तो वो पनिशमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों ही बातें अलग अलग हैं कि सेंटेंस क्या होता है और पनिशमेंट क्या होता है। तो सेंटेंस जो मजिस्ट्रेट दे रहे हैं, आप देखेंगे सेंटेंस और पनिशमेंट की बात अलग होती है। यानी कि जो सेंटेंस दिया जा रहा है, दंड दिया जा रहा है, तो दंड तब क्लियर होगा जब सारे एविडेंस आने के बाद पता चलता है कि इनको ये दंड दिया जाए। तो लिखा रहता है ना चार्ज में, आप अभियुक्त को, जो कि आपने यही अपराध किया है और आपको इस दंड से आपने दंडनीय अपराध किया है। तो आप देखेंगे चार्ज में सीधा सीधा लिखा रहता है। तो सेंटेंस जो दिया जा रहा है, मजिस्ट्रेट के द्वारा सेंटेंस दिया जा रहा है, जब वो सिद्ध हो जाता है, समझिएगा, जब वो सिद्ध हो जाता है तो वो किस में बदल जाता है, यानी कि वो अपराध में शामिल हो गया और वो उसमें क्या हो गया, पनिशमेंट दे दिया जाता है। तो सेंटेंस देना जब तक वो सिद्ध नहीं हो रहा है, जैसे ही वो सिद्ध हो गया तो वो किस में बदल गया, पनिशमेंट में बदल गया। तो यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं। तो मैं आई, कौन आई, जुडिशियल इंक्वायरी आई। ठीक, उसके बाद आते हैं हम 2P यानी प्लेस। तो प्लेस हो तो आप जान रहे हैं, तो प्लेस में क्या क्या शामिल हो जाता है, जो भी एक एरिया है वो घिरा हुआ है, चाहे बाउंड्री से घिरा हुआ है, चाहे देख रहे हैं आप कोई भी जहाँ पे मेड़ बना दी, ऐसे समझिए। तो प्लेस का मतलब होता है कोई मेड़ बना दी गई है। तो जो चोरी होती है, संपत्ति की जो चोरी की जाती है, चल संपत्ति की, वो किसी प्लेस में ही घुस के की जाती है, चाहे वो ऐसा प्लेस जो मूवल प्रॉपर्टी को बिना कंसेंट से हटा लिया जाता है। तो आप ये समझिएगा, तो प्लेस का मतलब है घेराबंदी, कोई जगह, एरिया। उसमें यान भी हो सकता है, तंबू भी हो सकता है, जलयान भी हो सकता है और कोई वेसल्स भी हो सकता है। तो यानी कि जो भी घेराबंदी कर दी गई है उसको कहा जाता है पी प्लेस। और फिर आता है 2R पुलिस रिपोर्ट, यानी पुलिस रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो 173 क्लॉज 2 के अनुसार यानी दी गई पुलिस रिपोर्ट, जो कि पुलिस रिपोर्ट कहाँ पे हो रही है, मजिस्ट्रेट के सामने हो रही है, तो कोई भी पुलिस अधिकारी इसको कर सकता है। और एक होता है, हमने देखा था परिवाद, दूसरा होता है पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट का यहाँ मतलब होता है कि पुलिस द्वारा की गई रिपोर्ट। तो सेक्शन नंबर 173 आप देखेंगे तो उसमें पुलिस रिपोर्ट की बात की गई, जिसको कहा जाता है सीधे सीधे शब्दों में चार्जशीट। समझिएगा, चार्जशीट। तो चार्जशीट को अगर हम देखेंगे तो सेक्शन नंबर जब हम देखेंगे 173 का क्लॉज 2, यानी कि अगर चार्जशीट की हम बात करते हैं तो चार्जशीट का मतलब होता है पुलिस द्वारा की गई, दी गई रिपोर्ट। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट, तो एक होता है FIR और दूसरा होता है परिवाद। तो FIR में क्या होता है कि विक्टिम जो है अपनी बात जाके संज्ञेय अपराध के बारे में बताता है, लिखवाता है, चाहे ओरल हो, रिटन हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी हो, तो वो वहाँ बात आ जाती है। लेकिन अगर पुलिस रिपोर्ट की बात करते हैं तो जब इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद जब कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो जाएंगे तो मजिस्ट्रेट के सामने एक चार्जशीट बना के दी जाती है। और उससे पहले एक होता है 172, यानी कि इसको कहा जाता है केस डायरी। तब जब वो केस डायरी में चढ़ जाएगा जो अपराध हुआ है, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो उसमें अभियुक्त का नाम आ जाएगा, पता आ जाएगा, उसने कौन सा अपराध किया है, वो कलेक्शन एविडेंस में क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो चार्जशीट में ये सारी चीज़ें बना के किसको दी जाएगी, ये मजिस्ट्रेट के पास भेजी गई रिपोर्ट, जिसे कहा जाता है पुलिस रिपोर्ट। तो ध्यान दीजिएगा आप इस बात को और ध्यान से पढ़िएगा कि पुलिस द्वारा दी गई मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट ही पुलिस रिपोर्ट कही जाती है। फिर बात आ जाती है, यानी कि हम बात करते हैं 2W। तो 2W में समन केसेस, ठीक। और समन केसेस के बाद हम देखेंगे कौन सी, तो इसको हम चैप्टर नंबर 6 के साथ एक इंक्लूड कर लेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे यानी कि 2WA, तो विक्टिम, आप जान ही रहे हैं विक्टिम कौन है, जिसके साथ नुकसान हुआ है, क्षति कारित हुई है, वो विक्टिम होता है। और इसको हम पढ़ लेंगे सेक्शन नंबर 372 के यानी प्रोविजो में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परंतु में कि अगर विक्टिम के द्वारा, विक्टिम के साथ कोई घटना घटित हुई है तो जरूरी नहीं है विक्टिम भी जाए उसके लिए FIR लिखवाना या परिवाद करने के लिए, तो उसके गार्जियन जो भी हैं तो वो भी इसको कह सकते हैं और बता सकते हैं। अब बात आती है यानी
2X यानी वारंट केसेस। तो ये हमने आज जान लिया कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें समझना चाहिए, क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए। तो एक तरीके से जब आप देखेंगे कि हमारा ये एक तरीके से इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसको कहा जाता है डेफिनेशन क्लॉज, तैयार हो गया है। अब हम आगे देखेंगे निर्देशों का अर्थ लगाना। तो जब हम बात करते हैं कि इसको हमें कैसे पढ़ना है, चीज़ों को समझते हुए साथ साथ देखना है, और क्या क्या चीज़ें हमको देखने के साथ साथ पढ़ के चलना है, और हमको सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। तो जब हमने बात की यानी डेफिनेशन क्लॉज हमने पूरा ख़त्म कर लिया यहाँ पे। अब हम बात आती है निर्देशों का अर्थ लगाना। तो यहाँ पे बात आती है हर न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो आप ये बात समझ लीजिए, एक होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट, एक होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जब 1898 की बात हम करें और उसके बाद जो CRPC इन्फोर्समेंट में आई यानी 1 अप्रैल 1974, तो 1973 में ये बन गई थी। इससे पहले CRPC और पहले भी बनी है। तो इसमें आप देखेंगे इसमें कई सारी CRPC में विशेषताएं दे दी गई हैं। तो जहाँ पे अगर हम बात करते हैं विशेषताओं की, तो CRPC का सबसे बड़ा पर्पस क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर को अलग कर देना, सेपरेशन ऑफ जुडिशियल पावर एंड एग्जीक्यूटिव पावर। तो अब बात आती है एग्जीक्यूटिव पावर जुडिशियल की पावर की। तो आप ये समझ लीजिए कि जब एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर की बात करते हैं, तो जब तक मामला, समझिएगा, जब तक मामला जुडिशियल पावर के पास यानी मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाता है, तब तक वो एग्जीक्यूटिव पावर में शामिल रहता है। तो दोनों पावर हमको मिल रही ना यहाँ पे, देखिए, यानी एग्जीक्यूटिव पावर भी मिल रही है और जुडिशियल पावर भी मिल रही है। तो अगर बात करते हैं कि जब तक मामला मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस में नहीं आता है, संज्ञान में नहीं आता है, तब तक वो एग्जीक्यूटिव पावर में आता है और उसके बाद जुडिशियल पावर में आ जाता है। तब बात करते हैं हम कि 1 अप्रैल 1974 को जो CRPC फोर्स में आई, यानी कि देखा जाए तो एक तरीके से बनकर तैयार हुई और ये सब पर लागू हो गई। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि 1898 के बाद इसमें कई सारी विशेषताएं जोड़ दी गई जो CRPC में शामिल हो गई। जैसे कि पहले 3rd क्लास मजिस्ट्रेट भी हुआ करते थे, तो 3rd क्लास मजिस्ट्रेट को अब किस में कर दिया गया है? 2nd क्लास मजिस्ट्रेट, यानी वो श्रेणी खत्म कर दी गई है। और सारे पुलिस अधिकारी थे, आप देखिएगा उसमें कई सारी विशेषताएं दी गई हैं। तो जितने भी पुलिस अधिकारी थे उनको कहा गया कि आप जो है धर पकड़ करें अपराधियों की, कि अपराध कहाँ हुआ है इसका पता लगाएं। दूसरी ये भी बात कही गई कि अपराध का पता तो लगाना ही लगाना है, उसके साथ कलेक्शन ऑफ एविडेंस करें और 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। ये भी बात आई। और ये भी बात आई कि इसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर है और जुडिशियल पावर है, तो पहले जो पावर हुआ करती थी वो मजिस्ट्रेट के न्यायालय की पावर हुआ करती थी। अब जो कर दिया गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड कर दिए गए हैं। तो जो पावर्स 3rd क्लास मजिस्ट्रेट को थी, या तो वो 2nd क्लास मजिस्ट्रेट में है या 1st क्लास मजिस्ट्रेट में है। तो जहाँ कहीं भी महानगर मजिस्ट्रेट की बात आती है, अभी हम और पढ़ेंगे, सेक्शन 8 को भी ले लेंगे, महानगर क्षेत्र, जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा की आबादी होती है, वहाँ पे महानगर क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। तो जब हम बात करते हैं कि जो जैसे कि मेट्रोपॉलिटन जो है एरियाज़ हैं, वहाँ पे देखा जाता है तो जो महानगर मजिस्ट्रेट की पावर है वो क्लास 1 जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर में इम्पावर्ड कर दी गई है, और इसको जो है अब माना जाएगा एक तरीके से जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ना कि मजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर यहाँ हो गई। तो निर्देशों का अर्थ लगाना, तो जहाँ जहाँ भी महानगर मजिस्ट्रेट, ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ भी महानगर मजिस्ट्रेट की पावर है वो अब किस में हो गई है? क्लास 1 मजिस्ट्रेट में जो पावर मानी जाएगी। तो अब हम बात करते हैं निर्देशों के अर्थ लगाने में, और इसी को कहा जाता है पर्पस ऑफ CRPC। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जिसको कहा जाता है पर्पस ऑफ CRPC, यानी कि
न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अलग अलग कर दिया गया है, यानी पुलिस की पावर को अलग कर दिया गया है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर को अलग कर दिया। यहाँ आपको सेपरेशन पावर मिल जाएगी। और जितने भी महानगर क्षेत्र हैं, यानी कि जितने भी महानगर क्षेत्र हैं, तो वहाँ जो मजिस्ट्रेट की पावर होगी वो क्लास 1 मजिस्ट्रेट की पावर मानी जाएगी। अब बात आती है कि सेक्शन नंबर 4 भारतीय दंड संहिता के अनुसार इनका विचारण किया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि कैसे हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइप में हो रहा है। तो जब हम बात करते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी एज ए सिस्टर माने जाते हैं, तो आईपीसी में जो अपराध हो रहा है, अपराध की परिभाषा दी जा रही है और वहाँ उसका पनिशमेंट भी दिया जा रहा है। तो पनिशमेंट के साथ साथ आपको सीआरपीसी भी जानना होगी कि इसकी प्रक्रिया कैसी होगी। तो यानी कि कहा जाता है कि आईपीसी और सीआरपीसी एज ए सिस्टर हैं, दोनों जुड़ी हुई हैं। तो यदि हमें सीआरपीसी पढ़ना है तो उसके साथ हमें आईपीसी में जो अपराध हुए हैं वो भी पता होना चाहिए। तो आईपीसी का जो अपराध है और उसका विचारण किसके साथ साथ चल रहा है, उसका विचारण सीआरपीसी के साथ चल रहा है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये आप कहाँ देखेंगे, शेड्यूल नंबर 1 में, कि अगर आईपीसी में अपराध हुआ है तो पेलेबल ऑफेंस है, नॉन पेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, और इसका पनिशमेंट कितना है और कौन सा मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है। तो अगर हम पावर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 28 और 29 हम इंक्लूड कर लेंगे। तो सेक्शन नंबर 20 और 29 में हम देख लेंगे कि सीआरपीसी में जो भी विचारण हो रहा है तो मजिस्ट्रेट की पावर कौन सी होगी, क्लास 1 मजिस्ट्रेट होगा, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होगा, सीजीएम होगा या कोर्ट ऑफ सेशन होगा। तो पावर आपको मिल गई यहाँ पे। जब हम पावर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सीआरपीसी में सेक्शन 28 और 29 में हमको यहाँ मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है 2 बातों में कि क्या सीआरपीसी, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सीआरपीसी के सारे जितने भी प्रक्रिया जो दी जा रही है वो सब पे लागू होगा? तो ना, आपको बताना पड़ेगा नहीं। इसकी प्रक्रिया जो हम बताएंगे ये आईपीसी के साथ तो चलने वाला है ही, लेकिन इसको एक जगह हम बता देंगे कि स्पेशल एक्ट पर ये लागू नहीं होती है। और दूसरी बात, ये किसी भी मंत्री हैं या जो है सीएम है, पीएम है, उन पर ये लागू, गवर्नर है, उन पर ये लागू नहीं करेगी। उसके लिए हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आर्टिकल नंबर 361, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो यहाँ पे इनको क्या है, सेव कर दिया गया है। तो सीआरपीसी का जो विचारण हो रहा है, यानी कि इसके साथ साथ आप देख रहे हैं जो आईपीसी में अपराध हो रहे हैं, तो आपको पता है कि सेक्शन नंबर 4 में जो भी अपराध आईपीसी के अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन उसका विचारण कहाँ हो रहा है, उसका विचारण सीआरपीसी में हो रहा है। अगर हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो ये आईपीसी के अनुसार चल रही है, लेकिन आप इस एक्ट में जब पढ़ेंगे तो सेक्शन 4 ध्यान से दीजिएगा, इसमें आपको 2 क्लॉज मिलेंगे, यानी क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2। देखिएगा ध्यान से, क्लॉज नंबर 1 में बात करता है सब क्लॉज में कि ये जो आईपीसी के अंतर्गत अपराध हो रहे हैं और जो उसका पनिशमेंट है उसका विचारण सेक्शन नंबर 4 के क्लॉज नंबर 1 में आप यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए। तो सेक्शन नंबर 4 आप देखेंगे, उसके साथ क्लॉज 1 देख लेंगे। और जब आप देखेंगे क्लॉज 2 तो उसमें लिखा हुआ है कि जो भी यानी स्पेशल विधि है, विशेष विधि है, स्पेशल लॉ, तो आप ये बात जान लीजिए कि जहाँ कहीं भी स्पेशल लॉ लागू होता है तो प्रोसीजर लॉ अपने आप शांत हो जाता है। तो जब बात करें अगर स्पेशल लॉ की, तो स्पेशल लॉ बड़ा हुआ ना, तो जहाँ कहीं कोई स्पेशल लॉ चल रहा है, कोई स्थानीय विधि चल रही है, तो उस पर सीआरपीसी वहाँ लागू नहीं होगी और उनका विचारण अपनी विधि के अनुसार किया जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोटेक्ट किसको कर दिया गया है, आर्टिकल नंबर 361 में आप देख लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कि यहाँ पे जितने राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं और पीएम हैं, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे दिया गया है। तो उनका विचारण उनके अनुसार ही, उनकी विधि के अनुसार ही किया जाएगा। अब बात आती है आपका सेविंग क्लॉज, सेक्शन नंबर 5 में हम आ जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक्ट में एक सेविंग क्लॉज होता है, यानी कि कुछ चीज़ों को सेव कर दिया गया है कि हम इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, किसको माने, किसको नहीं माने। तो सेक्शन नंबर 5 में सीधा सीधा दिया है, रीड विथ कर लीजिएगा। सेक्शन नंबर 5 आईपीसी का, जिसमें क्या कहा गया है कि जितने सेना न्यायालय हैं
उनका अपना लॉ होता है, वो आईपीसी पे लागू नहीं होता है। इसी तरीके से सीपीसी होती है, तो सीपीसी का भी सेक्शन नंबर आप देखेंगे कि जहाँ पर अगर सेक्शन नंबर 4 है सीपीसी का, तो उसमें भी उनको प्रोटेक्ट कर दिया गया है, वो अपनी विधि के अनुसार ही चलते हैं। तो कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ धाराओं का ये समावेश होता है कि उनको सेव कर दिया जाता है और उसको एक तरीके से माना जाता है कि ये सिर्फ अपने अनुसार ही चलेंगे, उनके अनुसार नहीं चलेंगे। जैसे सेना न्यायालय है, कोर्ट मार्शल हो गया, या ऐसी कोई घटना घटित हो गई जो आर्मी में आ रही है और उसका ट्रायल कैसे किया जाए, तो वो सिर्फ अपना लॉ मानते हैं, आपका लॉ नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे बात आती है, रीड विथ करके सेक्शन नंबर 5 यानी आईपीसी की बात देख लीजिएगा, और सेक्शन नंबर 4 सीपीसी की बात कर लीजिएगा, और सेक्शन नंबर 5 तो आप सीआरपीसी देख ही रहे हैं। तो आज हमने देखा है कि सीआरपीसी का जो एक तरीके से प्रोसीजर लॉ है और हमको इसको पढ़ना कैसे, तो आज हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 में हमने सेक्शन नंबर 1 से लेकर हमने 5 तक पढ़ लिया, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ साथ आपने देखा है, एक बार रिवीजन और कर लीजिए जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। 2 बातें हम आपको यहाँ पहले ही बता चुके हैं, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ आपका आ जाएगा सेक्शन नंबर 1 में 1 अप्रैल 1974 को इन्फोर्स हुआ है। और उसके बाद हमने सेक्शन नंबर 2 में देखा डेफिनेशन क्लॉज, जिसमें हमने देखा सबसे पहले ए में बेलेबल और एलेबल, यानी बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस देख लिए, फिर 2B हमने चार्ज देख लिया, 2C में हमने कॉग्निजेबल और इसके साथ 2N पढ़ लिया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, 2D में हमने कंप्लेंट देख ली, इसमें हमने सेक्शन नंबर 200 इंक्लूड कर दिया, और 2G में इंक्वायरी देख ली, और 2H में इन्वेस्टिगेशन, 2W में हमने देख लिया विक्टिम, इसको आप इंक्लूड कर लीजिएगा, और जिसमें कहा जाता है 2W में समन, 2W में विक्टिम। तो 2W में विक्टिम देखा हमने, तो 374 जो आपका अपील जाता है सेक्शन, उसमें जो है आप देखेंगे प्रोविजो नीचे लगा हुआ है, जो कहा जाता है जिसमें कि विक्टिम में वो भी शामिल हैं जो उसके गार्जियन हैं, वो भी आके कोर्ट में अपनी बात कह सकते हैं। और देख लिया हमने वारंट। तो 372 से 394 तक आप देख लीजिएगा, ये अपील वाला चैप्टर चला जाता है। और जब बेलेबल नॉन बेलेबल की बात करते हैं तो आप इसके साथ देख लीजिएगा शेड्यूल नंबर 1। और अब उसके बाद बात आती है, आपने देखा सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3 में देखा निर्देशों का अर्थ लगाना। तो सीआरपीसी के कुछ बातें, जब 1973 में सीआरपीसी आई तो कुछ स्पेसिफिक बातें जोड़ दी गई हैं, अपनी विशेषताएं उन्होंने बता दी। तो कुछ विशेषताएं हैं, 12-13 विशेषताएं, इसको देख लीजिएगा। और इसमें 1 अप्रैल 1974 के बाद से सारी बातें बता दी गई हैं कि जो भी सीआरपीसी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ स्पेशल पावर है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर को सेपरेट कर दिया गया है। तो जो भी मामला पहले आ रहा है कोर्ट के सामने, वो पहले एग्जीक्यूटिव पावर से आ रहा है, और जब वो मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस लेता है, मजिस्ट्रेट के सामने आ जाता है चार्जशीट आने के बाद, तो इसका मतलब वो किस में आ जाता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर हो गई। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर को अलग कर दिया गया है। तो इसको कहा जाता है पर्पस ऑफ सीआरपीसी, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर, सेपरेशन ऑफ दोनों की पावर अलग कर दी गई है। फिर हमने देखा सेक्शन नंबर 4 में, सेक्शन नंबर 4 में सीधी सीधी बात यहाँ पे आ गई है कि जो भी आईपीसी के अंतर्गत अपराध हो रहे हैं, पनिशमेंट हो रहा है, वो किसके अनुसार चलेगा, वो सीआरपीसी के अनुसार। 2 बातें यहाँ ध्यान देने वाली हैं कि दोनों में कहा गया है कि जो स्पेसिफिक पावर है, यानी कि अगर जो स्पेशल तरीके से अपराध हुए हैं तो वो स्पेशल अलग चले जाएंगे, वो सीआरपीसी लागू नहीं करेगा, और पीएमसीएम पे भी ये लागू नहीं करेगा। और उसके बाद आता है सेविंग क्लॉज। तो सेविंग क्लॉज में अपने एक नियम होते हैं कि कौन सा लॉ किसको माना जाए, कौन सा नहीं माना जाए। तो इसमें आप पढ़ेंगे सीपीसी का सेक्शन नंबर 4 और आईपीसी का पढ़ेंगे आप सेक्शन नंबर 5। सबका अपना सब क्लॉज होता है। तो आज हमने देखा सीआरपीसी का इंट्रो कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, लेकिन सबकी वही आदत है कि पढ़ने के साथ साथ उसका मंथन करते रहिए और समझते रहिए। और इस YouTube चैनल पे आप बने रहिए। ज्ञान की नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप जो है कि एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बनी रहे और हम आपको सहयोग देते रहें। थैंक यू।